बिहार ने बड़े बड़े जन आंदोलन देखे, बड़े पद यात्रा देखा, लेकिन जन कल्याण का मुहिम आज तक नहीं देखा। बिहार के चंपारण से यात्रा आरंभ कर गांधी महात्मा बन गए। बिहार में जेपी आंदोलन का आरंभ हुआ और देश में न जाने कितने नए नेता सृजन कर दिए। और इतना ही नहीं, बिहार में आज तक जितने भी लोग शासन कर रहे हैं वे सभी जेपी आंदोलन के ही देन हैं। लेकिन आज मैं इन विषयों पर बात करने नहीं आया हूं, बल्कि आज आप लोगों को एक ऐसे मुहिम से अवगत करवाने आया हूं जो मुहिम अब जन क्रांति के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, जिससे समाज प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहा है। और वह मुहिम कुछ और नहीं बल्कि लेट्स इंस्पायर बिहार है। बिहार के बेगूसराय के बीहट गांव से एक बच्चा बड़ा होकर समाज को बदलने का संकल्प लेता है और आईपीएस बनता है। वह अपने पद के गरिमा का हमेशा ख्याल रखते हैं और उसे जो भी टास्क मिलता है वह उसे प्रतिबद्धता से निभाते हैं। और बिहार में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य करना दूसरे ऑफिसरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनकी मातृभूमि प्रेम और उसके लिए प्रतिबद्धता यही खत्म नहीं होता, बल्कि उससे 4 कदम आगे जाकर एक मुहिम को रेखांकित कर उसे बिहार में संचालन करते हैं ताकि बिहार के युवाओं में जान फूंका जाए। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बिहार के आन बान शान और युवाओं का जान विकास वैभव सर हैं। उनके ही द्वारा लेट्स इंस्पायर बिहार को संचालित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मुहिम से क्या होगा, क्योंकि सरकार ने तो बहुत सारे ऐसे मुहिम चला रखा है। अब आपको बता दें कि जब कोई ईमानदार, यशस्वी और तेजस्वी व्यक्ति ईमानदारी से प्रयास करता है तो उस प्रयास को सफल करने के लिए भगवान भी पृथ्वी पर प्रकट होकर मेहनत करते हैं ताकि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य सफलता को प्राप्त हो। ईश्वरीय कृपा से लेट्स इंस्पायर बिहार में विद्युत गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब से लेट्स इंस्पायर बिहार के धरती पर शुरू हुआ है तब से युवाओं में एक नया जोश उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जब आपको इंस्पायर करने वाले, मदद करने वाले लोग ईमानदार होंगे, सफल होंगे और बिहार के नस नस से वाकिफ होंगे तो बिहारियों को सफलता प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। क्या है लेट्स इंस्पायर बिहार, यह जानने से पहले आप खुद से यह सवाल करें कि क्या आप मानते हैं कि संपूर्ण भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य की प्रबल संभावनाएं कहीं न कहीं उसी भूमि में समाहित हो सकती है जिसने इतिहास के कालखंड में संपूर्ण अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया था। और वह भी तब जब न आज की तरह संचार के माध्यम थे, न सोशल मीडिया जैसी तीव्रता की यहाँ खबर डाली झट पूरी दुनिया में खबर पहुंच गई, न विकसित मार्ग और न प्रौद्योगिकी। आप खुद से सवाल कीजिए और दिमाग पर जोर डालिए तो आपको याद आएगा कि बिहार ही ज्ञान का वह भूमि है जहाँ वेदों ने भी वेदांत रूपी उत्कर्ष को प्राप्त किया। ज्ञान के प्राचीन बौद्धिक परंपरा की जब अभिवृद्धि हुई तब इसी भूमि ने बौद्ध और जैन धर्मों के दर्शन सहित अनेक तत्वों एवं सिद्धांतों के जन्म के साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना देखी। जहां ज्ञान की ऐसी अद्भुत प्रेरणा रही वहां शौर्य का दिखना भी स्वाभाविक ही था। इतिहास गवाह है वह बिहार ही है जहां से अखंड भारत पर शासन चलाया जाता था और वह भी सशक्त एवं जोरदार तरीके से। उद्यमता के इस प्राचीन भूमि ने ही ऐतिहासिक काल में ऐसी प्रेरणा का संचार किया जिसके कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के नगरों तथा यहाँ तक कि राष्ट्रों का नामकरण भी इसी भूमि के प्रेरणादायक नगरों के नामों पर होने लगे, जिसका सबसे सशक्त उदाहरण वियतनाम है जो चंपा वर्तमान भागलपुर बिहार के ही नाम से लगभग 1500 वर्षों तक पूरी दुनिया में जाना गया। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में रहे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में तत्कालीन पाटलिपुत्र को उस समय के विश्व के सर्वश्रेष्ठ नगर के रूप में इसका वर्णन किया था। आप कल्पना कीजिए कि यदि उस समय किसी पाटलिपुत्र निवासी से 2500 वर्ष बाद इसके स्वरूप के संबंध में पूछा जाता तो भला किस प्रकार का आशा से भरा उत्तर मिलता और क्यों वह स्वाभाविक भी लगता। लेकिन अगर आज की बात करें और आज को देखें और जब भी भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर बिहार के युवाओं से बातचीत होती है तब मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि कहीं न कहीं या यूं कहें चारों तरफ एक प्रकार की निराशा है। भविष्य के संबंध में नकारात्मक विचार ही युवाओं के बीच पनप रहे हैं जो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ठीक नहीं है। क्यों युवाओं में निराशा फैल रही है? जिस भूमि ने प्राचीनतम काल में ही कई कीर्तिमानों को प्राप्त किया था, यदि वह वैसे ही धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक वृद्धि करता रहता या उसकी वृद्धि हुई होती तो निश्चित ही आज का स्वरूप बहुत अलग होता। और इसी कड़ी में अगर हम भविष्य की संभावनाओं के बारे में इन्हीं युवाओं से पूछते हैं तो उनका जवाब आशाओं से लबरेज होते हैं। अब बड़ा सवाल बार बार ये उठता है कि बाद के समय में ऐसा क्या होता गया जिसके कारण जो आशावादी था उस
उस काल में स्पष्ट और साफ साफ दिखाई देती थी, वह आज के युवाओं की कोशिशों पर ही नहीं बल्कि उनके प्रश्न करने पर भी नहीं नजर आती। आखिर ऐसा क्यों है कि जिस क्षेत्र में कभी पूरी दुनिया के विद्वान अध्ययन के लिए दुर्गम मार्गों से सुदूर यात्राएं कर पहुंचने के लिए ललायित रहते थे, वहीं के विद्यार्थी आज परिश्रम एवं पुरुषार्थ के मार्गों के कई अवसर पर नदारद दिखते हैं। साथ ही कई क्षेत्रों में अध्ययन एवं जीवन यापन के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसका कारण कहीं न कहीं संकीर्ण सोच अथवा अतिवादों से ग्रसित होना ही रहा है। नहीं तो जिस भूमि ने इतिहास के उस कालखंड में कभी महापद्मनंद को शासक के रूप में जन विशेष के लिए नहीं परंतु उनकी क्षमताओं पर विचारण के उपरांत किया था, उसके उज्ज्वलतम भविष्य में भला संदेह कहाँ था। यदि वर्तमान में हम विकास के अन्य क्षेत्रों में कहीं पिछड़े हैं और अपने भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं तो आवश्यकता केवल और केवल अपने उन यशस्वी पूर्वजों का स्मरण करते हुए लघुवाद तथा जातिवाद, संप्रदायवाद इत्यादि से ऊपर उठकर राज्य एवं राष्ट्र हित में चिंतन करने की है। भविष्य के दृष्टिकोण को मन में स्थापित करते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा ही सही लेकिन निस्वार्थ भाव से सामाजिक योगदान करने की जरूरत है। एक वैचारिक क्रांति की जो युवाओं के बीच प्रसारित हो और जो भविष्य निर्माण के संगठित रूप में संकल्प ले और आगे बढ़े। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जरूरत है आशा से लबरेज होकर आगे बढ़ने की। जिस भूमि ने वैदिक काल से ही गार्गी, वाचक्यानी एवं मैत्री जैसे विदुषियों को नारी में ही समाहित विद्वता का प्रतिनिधित्व करते देखा हो, उसका भविष्य भला उज्जवल क्यों न हो।